सोचिए आप रात के सन्नाटे में एक ऐसे घने प्राचीन जंगल के भीतर खड़े हैं जहां ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप नहीं बल्कि चांदनी की पतली धार धुएं की हल्की परत पर गिर रही है। हवा में मिट्टी, पत्तों, नमी और किसी अनजाने पौधे की तीखी मीठी सी गंध तैर रही है। और ठीक वहीं जड़ों और चट्टानों की दरारों के पास एक पौधा चुपचाप खड़ा है। ऐसा पौधा जिसने राजवंशों को उठते और गिरते देखा है, जिसने साम्राज्यों को ताकत भी दी और उन्हें बिखरते हुए भी देखा। यही वो पौधा है जिसे कोई औषधि कहता है, कोई नशा, कोई आध्यात्मिक द्वार की कुंजी और कोई सीधे सीधे खतरा। नाम छोटा है पर कहानी बहुत बड़ी। गांजा, एक ऐसा शब्द जो कहीं मंत्रों के बीच गूंजता रहा तो कहीं अदालतों और जेल की फाइलों में अपराध बनकर दर्ज हो गया। लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी यह है कि यह कहानी किसी भी तरह से नशे को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये उस जटिल सच को समझने की कोशिश है जिसमें चमत्कार, साजिश, विज्ञान, आध्यात्म और गंभीर खतरे एक ही धागे में उलझे हुए हैं। सवाल ये नहीं कि गांजा अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि ये वास्तव में है क्या, ये कैसे काम करता है, इसकी पूजा क्यों हुई, इसे अपराध क्यों बनाया गया और आज के दौर में इसके पीछे चल रही राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान हमारी सोच को किस तरह मोड़ते हैं। अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो कहानी की शुरुआत वहां से करनी होगी जहां इंसान के पास न शहर थे, न महल, न कानून की मोटी किताबें, बस जंगल, आग, भूख और जिंदा रहने की जिद थी। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में इंसान खाना बदोश शिकारी था, फल फूल जुटाने वाला यात्री था। उसी समय से कई पुरातत्व स्थलों पर गांजे के बीज, रेशे और पराग के प्रमाण मिलने लगते हैं। साइबेरिया की जमी बर्फ के बीच, प्राचीन कब्रों में, चीन के पुराने गांवों के पास, भारत की घाटियों में, मध्य एशिया के टीलों में, अफ्रीका की पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों में, हर जगह इस पौधे की निशानियां दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह इसे सिर्फ नशे के लिए ही इस्तेमाल किया गया। कई समाजों में ये आग, पानी, हवा, धरती और आकाश के बीच एक पुल की तरह माना गया, जैसे कोई ऐसी चीज जो मन और प्रकृति के बीच का पर्दा थोड़ा पतला कर देती है। भारत में प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसे पंच अमृतों में जगह दी गई। भांग कहा गया, शिव से जोड़ा गया, अनुष्ठानों में इसका प्रयोग हुआ। कथाओं में बताया गया कि जब समुद्र मंथन से विष निकला और देव दानव दोनों उसकी तपिश से जलने लगे, तब प्रकृति की कुछ रहस्यमयी जड़ी बूटियों ने उस तपिश को कम करने में भूमिका निभाई और इन्हीं प्रतीकात्मक अर्थों में एक पौधे को शिव का प्रसाद माना गया। ये धार्मिक कथाएं विज्ञान की प्रयोगशाला में साबित नहीं होती, लेकिन वे एक बात जरूर साबित करती हैं कि समाज के मन में इस पौधे की छवि केवल मनोरंजन या नशे की नहीं थी, बल्कि शक्ति, रक्षा और रहस्य के रूप में भी बैठ चुकी थी। दूसरी तरफ प्राचीन चीन में इसे अलग नामों से जाना गया। वहां के वैद्य और शासक इसे दर्द कम करने, नींद लाने, भूख बढ़ाने और कुछ मानसिक स्थितियों को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। मिस्र में ममियों के पास मिले पराग इस बात का संकेत देते हैं कि वहां इसे मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा की सहायता के प्रतीक के रूप में रखा जाता था, मानो ये डर, बेचैनी और भटकाव से आत्मा को बचाएगा। अफ्रीका की कुछ जनजातियों में इसे पवित्र धुएं के रूप में अपनाया गया, जहां आग की धधकती राख पर बीज डाले जाते और उठता धुआं प्रार्थना और आत्मिक संवाद का माध्यम माना जाता। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यहीं से शुरू होता है। जिस पौधे को किसी समय देवताओं की देन कहा गया, वही पौधा आगे चलकर डर, झूठ और राजनीतिक प्रचार के बीच ऐसा उलझा कि कई देशों के कानूनों में इसे सबसे खतरनाक अपराधों की सूची के पास खड़ा कर दिया गया। इससे पहले कि हम उस राजनीति तक पहुंचे, हमें यह समझना होगा कि यह पौधा वैज्ञानिक स्तर पर करता क्या है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि इसे लेकर आकर्षण भी इतना है, डर भी इतना है और विवाद भी इतना गहरा क्यों है। आपके शरीर के भीतर एक अदृश्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नेटवर्क काम करता है, जिसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहा जाता है। नाम कठिन है पर काम सीधा है।
या आपके मूड, भूख, दर्द, नींद, याददाश्त, तनाव की प्रतिक्रिया और कई बार आपकी धारणा यानी चीजों को महसूस करने के तरीके को संतुलित रखने में भूमिका निभाता है। आपका शरीर खुद भी कुछ प्राकृतिक रसायन बनाता है जो इस सिस्टम के रिसेप्टर्स पर ऐसे बैठते हैं जैसे चाबी ताले में। आश्चर्य यह है कि गांजे के पौधे में पाए जाने वाले कुछ यौगिक, खास तौर पर THC और CBT, इन रिसेप्टर्स से ऐसे जुड़ जाते हैं मानो वे इसी ताले के लिए बने हों। जब कोई व्यक्ति गांजा लेता है तो ये यौगिक दिमाग के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं, खासकर उन हिस्सों में जो आनंद, डर, सीखने, याददाश्त और समय की धारणा को नियंत्रित करते हैं। नतीजा ये होता है कि सोचने का पैटर्न बदलने लगता है। कभी चीजें असामान्य रूप से गहरी लगने लगती हैं, कभी अजीब। समय धीमा भी लग सकता है और तेज भी। भावनाएं अचानक बहुत तीव्र हो सकती हैं या बिल्कुल सुन्न। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में दावा किया गया कि ये रोजमर्रा की मानसिक प्रोग्रामिंग से बाहर निकालकर चेतना की एक अलग अवस्था में ले जा सकता है। लेकिन यही प्रक्रिया अपने साथ गंभीर जोखिम भी लेकर आती है और इन जोखिमों की अनदेखी करना खुद के साथ धोखा है। लंबे समय तक और अधिक मात्रा में सेवन करने से याददाश्त कमजोर हो सकती है, प्रेरणा घट सकती है, कुछ लोगों में चिंता, अवसाद और मनोविकृति जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, और किशोर उम्र में लगातार उपयोग दिमाग के विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है। धूम्रपान के रूप में लेने से फेफड़ों के लिए भी नुकसान का खतरा रहता है। इसलिए जब कोई इसे केवल दिव्य चाबी या चमत्कारी औषधि बनाकर पेश करता है और नुकसान छिपा देता है, तो वो आधा सच दिखाकर पूरा झूठ रच देता है। विज्ञान कहता है कि इस पौधे में 100 से ज्यादा तरह के कैनाबिनॉइड्स और टर्पीन्स होते हैं। कुछ रिसर्च ये संकेत देते हैं कि कुछ यौगिक दर्द कम करने में मदद कर सकते हैं, कुछ प्रकार के दौरे नियंत्रित करने, भूख बढ़ाने या नींद सुधारने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन वही विज्ञान ये भी कहता है कि ये विषय बेहद जटिल है। हर व्यक्ति पर असर अलग हो सकता है। मात्रा, गुणवत्ता, उम्र, मानसिक स्थिति और आनुवंशिक जोखिम सब कुछ परिणाम बदल सकता है। बिना चिकित्सकीय निगरानी और बिना कानूनी समझ के इसका अपने हिसाब से प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसे समझने की यात्रा ज्ञान की हो सकती है, पर आंख मूंद कर अपनाने की कोशिश खुद को और दूसरों को जोखिम में डाल सकती है। अब इतिहास के पन्ने पलटिए। धीरे धीरे पता चलता है कि गांजा सिर्फ अनुष्ठान और घरेलू औषधि तक सीमित नहीं रहा। ये व्यापार और सत्ता की रणनीतियों में भी घुस गया। इसके रेशों से बनने वाला हेम्प पुराने समय में रस्सियां, पाल, कपड़े और कागज बनाने के लिए बेहद उपयोगी था। समुद्री यात्राओं के दौर में जहाजों के पाल और रस्सियां अक्सर इसी से बनती थीं, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर खेती और उद्योग के स्तर पर इसे रोका न गया होता, तो ये कपास, लकड़ी से कागज बनाने वाली फैक्ट्रियों और पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के मुनाफे को चुनौती दे सकता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में, जब पश्चिम में उद्योग और व्यापार की दिशा तय हो रही थी, कुछ शक्तिशाली आर्थिक हितों ने समझ लिया कि अगर हेम्प आधारित रेशा और कागज सस्ते और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे, तो कई स्थापित उद्योगों का फायदा घटेगा। उसी दौर में मीडिया और मनोरंजन के माध्यमों में एक नया नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। ये पौधा केवल नशे का स्रोत, हिंसा की जड़ और समाज को बिगाड़ने वाला दुश्मन बनाकर दिखाया गया। सनसनीखेज खबरें छपने लगीं कि ये लोगों को पागल बना देता है, अपराध बढ़ाता है, परिवारों को बर्बाद कर देता है। कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, कुछ को तोड़ मरोड़ कर। ये सच है कि नशे की लत जीवन बर्बाद कर सकती है, अपराध हो सकते हैं, परिवार टूट सकते हैं, पर जब आंकड़ों और तर्क की जगह डर और प्रचार ले लेते हैं, तब समाज संतुलित फैसला करना भूल जाता है। इसी माहौल में कई जगह ऐसे कानून बने जिनके तहत इसकी खेती, बिक्री और उपयोग पर भारी प्रतिबंध लगाए गए। फिर इसे सबसे खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी में डाल दिया गया। कई देशों ने बिना अपने शोध के वही नीति अपनाई। परिणाम ये हुआ कि एक तरफ तो जिन लोगों को स्वास्थ्य जोखिम और निर्भरता से जूझने के लिए मदद चाहिए थी, उन्हें संतुलित चिकित्सा और वैज्ञानिक जानकारी नहीं मिली। दूसरी तरफ छोटी मात्रा रखने वाले गरीब मजदूर, किसान और युवा
जेलों में फंसते चले गए। ये विरोधाभास आज भी कई जगह दिखता है, जहां बड़े निवेशक वैध बाजार में इससे अरबों कमाते हैं, जबकि वही पौधा किसी आम व्यक्ति के लिए अपराध का फंदा बन जाता है। भारत जैसे देश में, जहां सदियों तक भांग और उससे जुड़े कुछ उपयोग धार्मिक, सामाजिक और औषधीय संदर्भों में सीमित रूप से स्वीकार्य रहे, वहां भी एक समय आया जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नीतिगत बदलावों के प्रभाव में इसे कानूनी तौर पर सख्त किया गया। कागज पर लिखा कानून अचानक सदियों की परंपरा से ऊपर बैठ गया। कुछ क्षेत्रों में भांग के रूप में सीमित छूट रही, कुछ जगहों पर सख्ती और आम आदमी के लिए भ्रम, डर और जानकारी की कमी। अब आध्यात्मिक परंपराओं पर नजर डालें तो भारत के कुछ साधु, योगी, नाथ संप्रदाय की कथाएं, कुछ तांत्रिक धाराएं और अघोरी परंपरा के बारे में कहा जाता है कि वे कठोर साधना के साथ कभी-कभी कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, जिनमें गांजा भी शामिल माना गया। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये मन की स्थूल परतों को ढीला करके ध्यान की गहराई बढ़ाने का माध्यम बन सकता है, ताकि साधक के भीतर जमी पुरानी मान्यताएं और भय टूटे। काशी के घाटों पर आज भी कुछ साधुओं को चिलम के साथ मंत्र जप करते, बम बम भोले या हर हर महादेव कहते हुए ध्यान में डूबते देखा जा सकता है। उनके लिए ये एक प्रतीक है, भीतर के अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करने का। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस इस अनुभव को अलग भाषा में समझाता है। शोध बताता है कि ध्यान, मंत्र और नियंत्रित सांस के साथ यदि कोई व्यक्ति किसी भी साइकोएक्टिव पदार्थ का सेवन करता है तो दिमाग की तरंगों और रासायनिक संतुलन में बदलाव हो सकता है, जिससे उसे भीतर गहराई, जुड़ाव या विस्मयकारी अनुभूति लग सकती है। पर वही विज्ञान ये भी चेतावनी देता है कि यही बदलाव अगर बिना मार्गदर्शन, बिना अनुशासन और बिना मानसिक तैयारी के हो, या यदि व्यक्ति पहले से तनाव, आनुवंशिक जोखिम या कमजोर भावनात्मक संतुलन से गुजर रहा हो, तो ये घबराहट, भ्रम, मानसिक टूटन और लंबे समय तक रहने वाली समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए किसी परंपरा की बाहरी नकल करके सिर्फ रोमांच या जिज्ञासा में नशे जैसी चीजों को आजमाना आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि आत्मविनाश की ओर कदम हो सकता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कुछ समुदाय इसे धार्मिक संदर्भों में देखते रहे हैं। कहीं इसे पवित्र पौधा मानकर सीमित अनुष्ठानों में प्रयोग किया गया, कहीं पुराने प्रतीकों और चित्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें कुछ शोधकर्ता चेतना बदलने वाले धुएं या पेयों से जोड़ते हैं। अफ्रीका की कुछ जनजातियों में भी ऐसे समारोहों का उल्लेख मिलता है जहां पौधों के धुएं को पूर्वजों और आत्माओं से संवाद का जरिया माना गया। इन उदाहरणों में एक पैटर्न दिखता है। मानव जाति के भीतर हमेशा से चेतना की सीमाएं तोड़ने, अज्ञात से जुड़ने और भय से मुक्त होने की प्यास रही है, और कई बार उसने पौधों का सहारा लिया। लेकिन हर बार यह भी देखा गया कि जहां संतुलन टूटा, वहीं वही साधन लत, हिंसा और सामाजिक टूटन का कारण भी बन सकता है। यही वजह है कि गांजा एक दो धारी तलवार की तरह है। एक धार चिकित्सा और कुछ नियंत्रित संभावनाओं की ओर इशारा करती है, और दूसरी धार भटकाव, निर्भरता, अपराध और मानसिक नुकसान की सच्चाई से लथपथ है। कुछ आधुनिक शोध ये भी बताते हैं कि इस पौधे के कुछ रसायनों की संरचना काफी जटिल है, और इसी कारण इसे लेकर कई तरह की अटकलें और कल्पनाएं भी जन्म लेती रही हैं। कुछ लोगों ने परिकल्पनाएं रखी कि शायद कुछ बीज या कार्बनिक यौगिक बहुत प्राचीन समय में उल्का पिंडों या धूमकेतुओं के साथ पृथ्वी पर आए हों और जीवन की विविधता में योगदान देते रहे हों। ये बातें अभी सिद्धांत और कल्पना के स्तर पर हैं, ठोस प्रमाण नहीं। लेकिन आध्यात्मिक कथाएं ऐसी बातों को जल्दी पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि ये पौधा तारों से उतरता संदेशवाहक है। कुछ लोग कथाओं में आकाश से उतरती रोशनियों और बीज छोड़ने वाली शक्तियों की कहानियां मिलती हैं। कुछ परंपराओं में ये मान लिया जाता है कि जो भी चेतना को ऊंचा उठाए वो किसी ऊंचे लोक की कृपा है। विज्ञान इन दावों पर अक्सर चुप रहता है, क्योंकि उसके पास न इन्हें साबित करने के पर्याप्त तथ्य हैं, न पूरी तरह खारिज करने के निर्णायक सबूत। लेकिन मनुष्य की कल्पना, डर और उम्मीद ऐसी कहानियों में अर्थ खोजने लगती है। आधुनिक समय में कई देशों ने गंभीर रिसर्च के आधार पर मेडिकल कैनबिस की सीमित श्रेणियों को कानूनी मान्यता दी है। वहां डॉक्टर की निगरानी में कुछ मरीजों को दर्द, कैंसर से जुड़ी तकलीफ,
कुछ न्यूरोलॉजिकल स्थितियों या विशेष मामलों में नियंत्रित मात्रा में दवा दी जाती है। यहाँ भी सख्त नियम, गुणवत्ता जांच, खुराक की सीमा और लगातार निगरानी जरूरी मानी जाती है, क्योंकि दुरुपयोग और निर्भरता का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरी ओर कुछ जगहों पर इसे मनोरंजन के लिए भी कानूनी किया गया और वहीं से एक नया उद्योग खड़ा हो गया। तरह तरह के उत्पाद, तेल, पेय, मिठाइयाँ और कई रूपों में बाजार फैलने लगा। अरबों का कारोबार, विज्ञापन स्ट्रैटेजियाँ और राजनीतिक लॉबिंग। अब सवाल ये है कि कहानी आगे किस दिशा में जाएगी, स्वास्थ्य और ज्ञान की तरफ या सिर्फ मुनाफे और निर्भरता की तरफ। इतिहास बताता है कि जब भी किसी नशे से भारी मुनाफा जुड़ता है, चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो या कोई और पदार्थ, वहाँ सच्चाई, जोखिम और संतुलन की बात अक्सर पीछे ढकेल दी जाती है। गांजे के साथ भी यही टकराव दिखता है। एक तरफ वो लोग जो इसे हर बुराई की जड़ बताकर रिसर्च और समझ की खिड़की बंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो जो इसे चमत्कारी औषधि या आध्यात्मिक शॉर्टकट बनाकर खतरों को छिपाना चाहते हैं। समझदारी शायद इन दोनों अतियों के बीच की पतली राह पर है, जहां नशे का महिमा मंडन किए बिना, कानून तोड़े बिना, खुद और दूसरों को जोखिम में डाले बिना हम केवल ये समझने की कोशिश करें कि ये पौधा क्या है, कैसे काम करता है, इसके संभावित फायदे कहाँ तक हैं और नुकसान कितने गंभीर हो सकते हैं। अगर ये कहानी अब तक आपके मन में सवाल उठा रही है या आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि दुनिया को सिर्फ सफ़ेद और काले रंगों में बांटना कितना आसान लेकिन कितना खतरनाक है, तो एक बात याद रखिए, असली शक्ति जागरूकता में होती है, ना अंधी भक्ति में, ना अंधे विरोध में। गांजा हो या कोई भी पदार्थ, कोई कानून हो या कोई परंपरा, हर चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानकारी जुटाएं, संतुलित दृष्टि रखें और अपने जीवन, परिवार और समाज की भलाई को सबसे ऊपर रखें। ये कहानी किसी को नशा करने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि जो चीज़ें हज़ारों साल से सभ्यताओं के बीच घूमती रही हैं, वो सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं होती, वो आईने की तरह होती हैं। हमारी इच्छाओं, हमारे भय, हमारे लालच और हमारी आध्यात्मिक प्यास को वापस दिखाती हैं। चुनना हमेशा हमारे हाथ में है कि हम उस आईने में क्या देखना चाहते हैं और किस रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं।